देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार फैसले किए जा रहे हैं और ताज़ा घटनाक्रम में सामने आया है कि ट्रंप प्रशासन दर्जनों देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर विचार किया जा रहा है और एक मेमो में सामने आया है जिसमें कुल 41 देशों को शामिल किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो मेमो उसने देखा है उसमें 41 देशों की लिस्ट दी गई है और इसे 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 10 देशों के पहले ग्रुप में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों का वीजा पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरे ग्रुप में इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान समेत 5 देशों को आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर पर्यटक और छात्र वीजा के साथ साथ कुछ अपवादों के साथ अन्य प्रवासी वीजा पर भी पड़ेगा। ज्ञापन में कहा गया है कि तीसरे ग्रुप में पाकिस्तान, भूटान और म्यांमार सहित कुल 26 देशों को अमेरिकी वीजा जारी करने पर आंशिक रूप से रोक लगाने पर विचार किया जाएगा, अगर उनकी सरकारें 60 दिनों के भीतर कमियों को दूर करने के लिए कोशिश नहीं करती हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 4% कोटा मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का समर्थन करते हुए आज पत्रकारों से कहा कि 4% कोटा केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए है। वहीं राज्य का मुख्य विपक्षी दल भाजपा लगातार सिद्धरमैया सरकार पर निशाना साध रही है। भाजपा ने इसे मुसलमानों को खुश करने का कदम बताया है। भाजपा का कहना है कि यह कदम संविधान की भावना के खिलाफ है और यह तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा के अलावा कुछ नहीं है। राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस राज्य को कलह की ओर ले जा रही है। तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद के बीच टीएम के नेता टीकेएस एलनगोवन ने भी अब आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के बयान को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण को राज्य की राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल पवन कल्याण के आरोपों को खारिज करते हुए डीएम के नेता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि उन्हें ये याद होना चाहिए कि राज्य में 1938 से ही हिंदी का विरोध हो रहा है। हमने राज्य की विधानसभा में कानून पारित किया था कि तमिलनाडु हमेशा 2 भाषा के फॉर्मूले का पालन करेगा, क्योंकि यह शिक्षा विशेषज्ञों की सलाह और सुझावों पर आधारित था, अभिनेताओं की नहीं। यह बिल 1968 में ही पारित हो गया था, जब पवन कल्याण का जन्म भी नहीं हुआ था। उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का पता नहीं है। डीएम के नेता ने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हमने हिंदी का विरोध किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि मातृभाषा में शिक्षा लोगों को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर चल रही बहस के बीच सीपीआईएम नेता प्रकाश करात ने कहा कि केंद्र दक्षिणी राज्यों की आशंकाओं के प्रति असंवेदनशील रहा है और उन्होंने सुझाव दिया कि सभी भाषाओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए। पीटीआई के मुताबिक करात ने कहा कि अगर किसी एक भाषा को थोपने की बजाय सभी भाषाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए तो उनमें से एक स्वतः ही भाषा बन सकती है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि जंगल राज खत्म हो चुका है। अब लालू जी के पहले युवराज की हरकत देखिए, वो एक पुलिसकर्मी को नाचने के लिए कह रहे हैं और ऐसा ना करने पर उसे धमका भी रहे हैं। दरअसल बिहार बदल चुका है, उन्हें समझना होगा कि बिहार को बदलने में ऐसी हरकतों की कोई जगह नहीं है। सभ्य समाज में रहने वालों को ऐसी हरकतों का जवाब देना चाहिए। स्पेसएक्स के संस्थापक और अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने कहा है कि उनका स्टारशिप रॉकेट अगले साल आखिर तक मंगल ग्रह के लिए रवाना हो जाएगा। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर शुरुआती मिशन सफल रहा तो मंगल ग्रह पर मानव लैंडिंग 2029 में शुरू हो सकती है। हालांकि 2031 की संभावना ज्यादा है। बता दें कि 123 मीटर ऊंचा अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप मंगल ग्रह पर इंसानों के जाने की मस्क की महत्वाकांक्षा के लिए बड़ा कदम है। हालांकि इसे परीक्षणों में कई विफलताओं का सामना करना पड़ा है। पिछले हफ्ते टेक्सास से स्टारशिप रॉकेट को लॉन्च किया गया था, जो लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही फट गया। यह इस साल की दूसरी विफलता थी। इससे पहले जनवरी में भी इसे भेजने में नाकामी मिली थी। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है और अब इस सियासी जंग में अभिनेता प्रकाश राज की भी एंट्री हुई है।
प्रकाश राज ने पवन कल्याण की आलोचना करते हुए हिंदी भाषा को दूसरों पर थोपने का आरोप लगाया है। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपनी हिंदी भाषा को हम पर ना थोपे। यह किसी अन्य भाषा से नफरत को लेकर नहीं है, यह हमारी मातृभाषा है, सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान बचाने को लेकर है। कोई यह बात पवन कल्याण को समझाए। दरअसल आपको बता दें कि एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने का आरोप लगा रही है और इन सब के बीच पवन कल्याण ने शनिवार को काकीनाडा के पीथमपुरम में अपनी पार्टी के 12वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के राजनेता को पाखंडी करार दिया था। उन्होंने पूछा कि वे तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति क्यों देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं। तमिल के नेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वित्तीय लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का तर्क है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक पुलिस वाले को डांस करने को कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में तेज प्रताप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ए सिपाही, ए दीपक सुनिए, एक गाना बजाएंगे, उस पर ठुमका लगाना है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। अब तेज प्रताप यादव के इस वायरल होते वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सस्पेंड करने का उन्हें कोई हक नहीं है। वह आपकी सुरक्षा में गए हैं या ठुमका लगाने गए हैं। जिस तरह की भाषा बोली जा रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी के लोग अपनी मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार को जंगलराज बनाए रखा था तो कानून को अपने इशारों पर नचवाते थे। वर्दी पहनने वाले का तेज प्रताप यादव ने जो अपमान किया है ये दिखाता है कि उनके डीएनए में जंगल राज कूट कूट कर भरा हुआ है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक समय कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। बता दें कि राउत का यह बयान कांग्रेस नेता नाना पटोले के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का न्योता दिया था। दरअसल उन्होंने कहा था कि इस गठबंधन में मुख्यमंत्री का पद रोटेशनल पर रहेगा। वहीं पटोले के इस बयान ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसी बीच शिंदे की कांग्रेस में जाने की योजना के बारे में बताते हुए राउत ने उस साल या महीने की जानकारी नहीं दी कि वो कब ऐसा करने के बारे में सोच रहे थे या उनकी जानकारी का स्रोत क्या है। इस संबंध में पूछे जाने पर राउत ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल का नाम लिया। बता दें कि कोविड से संक्रमित होने के बाद पटेल का 25 नवंबर 2020 को निधन हो गया था। राउत ने यह भी कहा कि इस बारे में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान से भी पूछा जा सकता है। वहीं राउत के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि मुझे पता है कि क्या चल रहा था। अहमद पटेल अब मौजूद नहीं है और इसीलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वह इस बात को पुख्ता करने के लिए मौजूद नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने दुनिया भर के बड़े नेताओं से कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आज नहीं तो कल बातचीत के लिए आना ही पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीयर स्टारमर ने नेताओं से कहा कि उन्हें यूक्रेन में संभावित शांति समझौते की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे एक वर्चुअल सम्मेलन में स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने के लिए हमें फंडिंग और अन्य सहायता से देश की रक्षा को मजबूत करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संभावित युद्ध विराम समझौते के लिए यूक्रेन के सहयोगियों को एकजुट होकर समझौते की शर्तों की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा और अगर पुतिन सचमुच शांति चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। उन्हें यूक्रेन पर अपने बर्बर हमले रोकने होंगे और युद्ध विराम पर सहमत होना होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध को लेकर चल रहे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत कई देशों के नेता शामिल हुए। इस साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणाओं से लेकर पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे पर भी बिहार चुनाव का असर दिखा।
मॉरिशस में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी और वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। कुल मिलाकर बिहार चुनाव की गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। अब इस बीच खबर है कि एनडीए के एक नेता ने बिहार चुनावों के नतीजों का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल जेडीयू नेता संजय झा ने कहा है कि इस बार एनडीए साल 2010 में आई सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी अधिक सीटें मिलेंगी। बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। यहाँ बहुमत के लिए 122 सीटों की दरकार है और साल 2020 में हुए चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 74, जेडीयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी से कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना गया। इसके उलट महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थी। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थीं। कर्नाटक कैबिनेट की ओर से मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% कोटा के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दिए जाने को लेकर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि सामाजिक पिछड़ेपन, शैक्षिक पिछड़ेपन के मुताबिक आरक्षण किया जा सकता है। उसमें सभी जात को आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन सरकारी ठेकों पर 4% आरक्षण देना पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण को रद्द कर दिया था और 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से कहा था कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.